हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी आगामी सीटेट दिसंबर 2022 की परीक्षा के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपकी सिलेबस लगभग पूर्ण हो गई होगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि कैसे कौन सी अवस्था में बालक का विकास होता है, उसमें कौन कौन से वो एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके अलावा हमने जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जहाँ से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 से 12 सिद्धांत थे जिनको मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा हमने ईवीएस सीरीज़ देखा जिसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे लगभग क्लियर हैं। आपको बहुत ही शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से सारी चीज़ें कवर अप कराई गई हैं। इसके अलावा हमने कैसे पेडागोगी को सॉल्व करना है उसको भी हमने देखा। और कल या परसों में मैं प्रयास करूँगा कि इंग्लिश पेडागोगी को कैसे हल करना है। और पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 का मैं अभी सिलेबस देखा हूँ तो उसमें ये नहीं, फैक्चुअल डाटा उसमें नहीं पूछ रहे हैं। जो 60 मार्क्स का सोशल साइंस हो या साइंस हो, उसमें वो पूछ रहे हैं कि आपको बेसिक आइडिया है या नहीं। तो आप एक कॉमन सेंस से भी आप उस कैसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आने वाले कल या परसों में 2-3 वीडियोस और लाऊंगा। उसके बाद सारे क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ये आखिरी वीडियोस है सिलेबस के तौर पे कि कितना पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी तक जो भी प्रश्न जो पेडागोगी से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, वो पेपर 1 हो या पेपर 2, इसमें जो कीवर्ड मेंशन है, मैंने इस टॉपिक्स का नाम ही रखा है कि सभी महत्वपूर्ण पेडागोगी के कीवर्ड का अर्थ। और असली जो गेम है सीटेट का, या सीटेट वाले जो प्रश्न बनाते हैं या प्रश्न बनाने की संभावना रहती है, वो इन्हीं आधार पे बनाते हैं। चाहे वो अधिगम हो, अधिगम के संदर्भ में पूछते हैं इसकी विशेषता क्या है, इसका दैनिक जीवन में प्रभाव क्या है, बच्चे सीखते अधिगम कैसे हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक, सार्वभौमिक, और इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है जो इसमें मेंशन नहीं है उसको भी मैं कवर अप करूँगा। और आशा करता हूँ कि आपने जो पढ़ा है उसको इस वीडियोस के माध्यम से ब्रश अप करने में फ़ायदा होगा। और साथ में आपको लगेगा कि पढ़ना कितना कम था, बट हाँ, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी। तो आपने जहाँ भी पढ़ा है या जो भी मटेरियल्स आपने पढ़े हैं उसका भी आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगर आप नए हैं, बिल्कुल भी आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, फिर भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, तो आप बिल्कुल पूरी ऊर्जा के साथ जाइए, पूरी ताकत के साथ जाइए। आप कहीं भी किसी से अपने आप को पीछे नहीं पाएंगे। चाहे वो पेडागोगी सेक्शंस हो, ईवीएस हो, कोई भी सेक्शंस हो, आप मैंने जितने लेक्चर्स कराए हैं सिर्फ उसको भी अगर आप करके जाते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि 100+ स्कोर आप इजली करोगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर इस एग्ज़ाम को बहुत ही कम समय और सीमित संसाधन में पास किया है। और साथ ही अन्य जो बड़े एग्ज़ाम्स उसकी तैयारी करने का मेरे पास अनुभव है, या जो मेरे पीयर ग्रुप्स है, जो मेरे ग्रुपिंग है, वहाँ पे किस तरीके से लोग कम समय में एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो इन सभी के आधार पे मैं जो भी वक्तव्य बोल रहा हूँ उसका आधार है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला है अधिगम। देखो, मैं चाहता तो अधिगम को डायरेक्टली बता देता, लेकिन मैंने इसमें इन फ़ोटोज़ को इसलिए ऐड किया हूँ कि आप अगर बाद में रिवीजन भी करते हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इन चीज़ों को बार बार पढ़ सकते हो। अगर आपके पास समय कम है तो आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर 1-2 बार इस वीडियोज़ को आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। तो अधिगम का बेसिक्स अर्थ है कि सीखना। आप चीज़ों को कैसे सीखते हैं, किन किन माध्यमों से सीखते हैं, और उस अधिगम का प्रभाव क्या आप पे पड़ता है, ठीक है। बेसिक अर्थ इसका यही है। अध- अधिगम का अर्थ सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन है। यह व्यवहार परिवर्तन स्थायी तथा अस्थायी दोनों हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बालक जलती हुई मोमबत्ती को देखकर खुश होता है और उत्सुकतावश उसकी लौ को पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसा करने पर उसका हाथ जल जाता है, परिणाम स्वरूप वह हाथ हटा लेता है। अब वह बालक भविष्य में ऐसी गलती पुनः नहीं करेगा। इस प्रकार का अधिगम अनुभव द्वारा सीखना कहलाता है। दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि एक बालक जन्म लेते ही सब कुछ नहीं सीख लेता। कुछ समय बाद ही वह चलना, फिरना, उठना, बैठना, खेलना या आदि चीज़ें सीखता है। कहने का अर्थ है कि अनुभव एवं परीक्षण के बाद बालक के व्यवहार में जो सुधार आता है उसी को अधिगम कहते हैं।
तो आपने देखा उदाहरण के रूप में कि कोई बच्चा है जो एक मोमबत्ती जल रहा है तो उससे वो खुश होता है, लेकिन जब जलती मोमबत्ती उसके हाथ को जब छूता है और जब वो महसूस करता है कि उसके उँगली जल गए हैं, तो ये क्या हुआ कि वो उसे अब अनुभव हो गया कि अगर कोई जलती हुई चीज़ को अगर हम टच करते हैं तो क्या होता है कि हमें अगली बार ध्यान रखना होता है कि अगर हम टच करेंगे नेक्स्ट टाइम तो क्या होगा कि हमारे हाथ जल सकते हैं। उसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण ले सकते हो, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, ठीक है? और आपने उसके सामने कोई चीज़ चोरी की, तो चोरी किया आपने तो क्या हुआ कि बच्चे ने उस क्रिया को देखा और उस क्रिया को देखने के पश्चात हो सकता है कि सेम गतिविधि वो आने वाले दिनों में करें। तो ये क्या हुआ कि बच्चे का आपके द्वारा जो सिखाया गया या आपके जो एक्टिविटीज़ आपने किया उसके माध्यम से जो बच्चा सीखा, तो ये भी एक अधिगम का ही पार्ट है, ठीक है? इसको बहुत ही कम समय में ख़त्म करना है, इसलिए जो बेसिक ज़रूरत है सिर्फ सीखना है आपको कि क्या मीनिंग्स है, ठीक है ना? अब आपने अधिगम को अब अच्छे से समझ लिया, अब अगर एग्ज़ाम में आएँगे तो आपको किसी भी परिभाषा की रटने की आवश्यकता नहीं है। अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, कोई नया कार्य करना है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है, अनुकूल है आदि, ठीक है? यानी कि जो भी परिवर्तन होते हैं या आसपास की एक्टिविटीज़ जो होते हैं या जो घर में माहौल होते हैं या पीयर ग्रुप्स में जो चीज़ें हम सीखते हैं, देखो ये होता क्या है कि आप जहाँ जाओगे वहाँ नई चीज़ें यानी नई चीज़ें जो सीखोगे वो एक अधिगम का हिस्सा है। अगर आप स्कूल्स में हो, किड स्कूल में पढ़ो तो वहाँ पे खेलने की गतिविधि ये भी एक अधिगम का पार्ट है। आप प्राइमरी स्कूल में जाते हो वहाँ पे कोई एक्टिविटी सीखते हो या कोई नई चीज़ें सीखते हो तो वो भी अधिगम का पार्ट है। आप अगर एज अ प्रोफेशन क्रिकेट को चुनते हो, डांस को चुनते हो या कोई भी ऐसा प्रोफेशन और वहाँ पे क्या है कि आप जो चीज़ों को सीखते हो तो वो भी आपके अधिगम का ही एक पार्ट है, आपके लर्निंग का एक हिस्सा है। अब इसके एक अन्य बिंदु क्या है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, किसी वस्तु का प्रस्तुतिकरण, बालकों की शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, वही सारी चीज़ें हैं। आप जो चीज़ें करोगे या आपके आसपास जो एक्टिविटीज़ होगी या आपको जो चीज़ सिखाई जाएगी वो सारे अधिगम का एक व्यापक रूप है, विस्तार रूप है। अगला इम्पोर्टेंट है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास से क्या अभिप्राय है? संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय है बालक की मानसिक क्षमता का विकास जिसमें बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित है। इसका विकास शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। तो देखो बेसिक अर्थ है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसका जो थ्योरी है पियाजे ने दिया था और आपने पियाजे में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, लेकिन एक सारांश के रूप में मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ कि जो संज्ञानात्मक विकास है, आप वर्ड समझो संज्ञान और आत्मक, यानी संज्ञान यानी जो संज्ञा में लिया गया जो चीज़ें हैं, आत्मिक है यानी जो आपने ग्रहण किया वही संज्ञानात्मक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लो, आपके सामने दो लोग हैं, ठीक है, और दोनों बातें कर रहे हैं, तो आप क्या किए कि उनकी बातों को अगर आप सुनते हो तो क्या किया कि उनकी बातों को आपने संज्ञान में लिया और अगर आप उनकी बातों को सुनकर को उसी चीज़ को दूसरे जगह अप्लाई करते हो या दूसरे जगह वही गतिविधि को करते हो जो आपने सुना उन दो लोगों की बातों को, तो वो क्या हुआ कि संज्ञानात्मक शिक्षण यानी आपने सीख कर अप्लाई किया, ठीक है। और ये जो क्रिया है ये शैशवावस्था, जैसे ही आप शैशवावस्था में रहते हो 2 वर्ष के बाद, तो आप क्या करते हो कि चीज़ें संज्ञान में लेने लगते हो और एक उम्र के बाद आपकी ज़रूरत और आपके अनुसार चीज़ें अलग अलग हो जाती है। जैसे आप शिशु अवस्था में हो तो उसकी ज़रूरत कुछ और है, बाल अवस्था में कुछ और है, युवा अवस्था में कुछ और है, प्रौढ़ावस्था में कुछ और है। तो वो एक ज़रूरत के हिसाब से, एक पड़ाव के हिसाब से कि कैसे चीज़ें आपके आसपास रहती है, कौन-कौन से सामूहिक गतिविधियाँ होती है, उसका प्रभाव नकारात्मक या सकारात्मक दोनों रूप में हो सकता है। अगला है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता अथवा रचनात्मकता, ठीक है। इसका तात्पर्य है वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध किसी समस्या का समाधान निकालने,
आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पुनर्सर्जित करने की प्रक्रिया है। यह एक मानसिक संक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। तो देखो, सृजनात्मकता या रचनात्मकता का बेसिक अर्थ है, अब वर्ड देखो, सृजन, सृजन, आप जानते हो कि सृजन यानी कोई चीज़ करना, कोई चीज़ आविष्कार करना या कोई चीज़ नई संकल्पना पैदा करना। रचनात्मकता यानी रचना, रचना का मतलब क्रिएटिंग, यानी कुछ चीज़ आप बना रहे हो। तो इसी का अर्थ है कि रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता यानी आप जो चीज़ें कर रहे हो और वो चीज़ें नए नए माध्यमों से कर रहे हो। आप सिर्फ वर्ड को समझो कि इसमें क्या है, बस वर्ड को आपने समझ लिया तो आपके 90% उत्तर आ ही जाते हैं। तो जो चीज़ें आप नई नई माध्यमों से करने के प्रयास करते हो या जो चीज़ें आप करते हो उसको विभिन्न आयामों से कंप्लीट करने का प्रयास करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, आप एज अ क्रिकेटर हो, ठीक है, तो आप क्या होता है कि जो एक क्लासिकल जो बैटर है उसके तरह खेलते हो, लेकिन कोई क्रिएटिव बैटर आता है, जैसे आप एबी डिविलियर्स का एग्जांपल ले लो, तो चारों तरफ शॉट खेल रहा है, तो क्या हुआ कि वो नई नई चीज़ें रचना कर रहा है, नई नई शॉट्स वो सृजन कर रहा है। अब एग्जांपल के ले लो, कबड्डी ले लो, तो कबड्डी में क्या होता है कि कोई होता है कि वो जनरल गेम्स खेलता है, वो जाता है कबड्डी कबड्डी कर कर और फिर वापस आ जाता है। लेकिन कोई क्या होता है कि बहुत ही फास्ट वे में जाता है और फिर वापस हो जाता है। तो वो क्या किया कि वो नई चीज़ें की और उसके कारण उसके परिणाम कुछ अलग हुए, ठीक है। तो सृजनात्मकता का बेसिक अर्थ यही होता है। अगला है अभिप्रेरक, यानी जो प्रेरणा जो मिलती है, ठीक है। अभिप्रेरण का संप्रदाय इस बात पर फोकस करता है कि व्यवहार कैसे आती है। अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन, यानी जिस संदर्भ क्रियाकलाप की गति से हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश व्यवहारों की व्याख्या भी अभिप्रेरक के आधार पर की जाती है। आप विद्यालय महाविद्यालय क्यों जाते हैं? इस व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, मित्र बनाना चाहते हैं या अच्छी नौकरी पाने के लिए डिग्री की आवश्यकता है, या आप अपने माता पिता को प्रसन्न करना चाहते हो। तो देखो, बेसिक अर्थ है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, यानी अभी मतलब खुद से, प्रेरणा यानी मोटिवेशन। अगर कोई चीज़ के आता है तो हम उसके प्रति करने के लिए उत्सुक रहते हैं या उनकी गतिविधियों में उत्साहित होते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्या है कि अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो उसका मोटिवेशन क्या है। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है, उसके पीछे का अभिप्रेरणा क्या है, यानी आधार क्या है, ठीक है। तो बहुत से लोग होते हैं कि अगर उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है या आर्थिक स्थिति खराब है, उन्होंने बचपन से बहुत सी चीज़ें झेला या आसपास में उन्होंने भेदभाव जैसी चीज़ें देखी, आसपास में उन्होंने असमानता यानी दो लोगों के बीच समान स्थिति नहीं है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा समाज में इज्जत पाता है, कोई बहुत कम पाता है। तो ये क्या हुआ कि वो आपको मोटिवेशन दिया कि नहीं, मैं आईएएस ऑफिसर बन के इन दोनों के बीच जो खाई है, इन दोनों के बीच जो दूरी है उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। तो अभिप्रेरक, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये सारे का अर्थ एक ही है। अगला है आकलन। आकलन, आकलन और मूल्यांकन। तो आकलन अभी पढ़ेंगे, मूल्यांकन आगे पढ़ेंगे। आकलन, आकलन जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के समय समग्र रूप से सीखने के प्रतिफलों के संदर्भ में निर्देशित दक्षताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त करता है, प्रदान करता है। और इसकी विशेषता है शिक्षण अधिगम और आकलन को एकीकृत करना, प्रलेखन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग का कोई भार नहीं होता, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र। तो देखो, आकलन का बेसिक अर्थ क्या है कि हम जो चीज़ें करते हैं उसके जो परिणाम है, तो वो परिणाम को हम आकलित करते हैं कि मेरा परिणाम किस प्रकार से आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लो, अगर आप नए नए स्कूल्स में जाते हो, ठीक है, तो पहले क्या होता है कि आपको कोई बेसिक आइडिया नहीं है। कि आप एग्जाम्पल के ले लो कि आपने शहीद प्रमोद कॉलेज में फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया, ठीक है, और आपको पता नहीं कि यहाँ की शिक्षण गतिविधियाँ कैसी होती है, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं।
तो आपने क्या किया कि वहाँ पे शिक्षकों को बैठे देखा और बच्चों को कोई एक्टिविटी करते देखा। तो उन दोनों को देखकर आपने एक आकलन किया, एक आधार बनाया कि हो सकता है कि यहाँ के शिक्षक का पढ़ाने का तरीका इस प्रकार का हो सकता है और यहाँ के बच्चे इस प्रकार से हो सकते हैं। आपने अभी कोई चीज़ों को देखा नहीं, बट आप आकलन कर रहे हो। आप एक चीज़ अपने माइंड में प्रस्तुत कर रहे हो या बना रहे हो कि ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। एग्ज़ाम्पल, एक अन्य एग्ज़ाम्पल भी आप ले सकते हो। जैसे आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। सीटेट का आपने एग्ज़ाम दिया जाकर और आने के बाद अभी तक आपने आंसर को नहीं मिलाया है या आपके अभी रिज़ल्ट नहीं है, लेकिन आपने जितना प्रश्नों को बनाया है उसके आधार पर आप आकलन करते हो कि मेरा प्रश्न सही होने की संभावना 99 है, 110 है, 80 है। तो ये क्या हुआ कि आप अभी चीज़ों को नहीं जान रहे हो, जो वास्तविक रूप है उसका आपको अभी कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। बट हाँ, आपने एक आकलन किया और उसके आधार पे आप चीज़ों को संदर्भित करते हो। तो बेसिक अर्थ इसका यही है। आकलन, आंकना, सबका एक ही अर्थ है। अगला इम्पोर्टेंट है बहुकारक, यानी बहुकारण, यानी एक से ज़्यादा कारक। तो इस सिद्धांत को आपने पढ़ा है कि थॉर्नडाइक ने दिया। हमने सिद्धांत वाले लेक्चर्स में इसको बहुत ही डिटेल में समझा है, फिर भी इसको अभी एक शॉर्ट वे में हम लोग देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है, जिसमें कई योग्यताएं निहित होती है। उनके अनुसार किसी भी मानसिक कार्य के लिए विभिन्न कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो देखो, बेसिक अर्थ क्या है कि अगर आप कोई चीज़ सीखते हो, एग्जाम्पल के लिए आप अभी डीएलएड में आपने एडमिशन लिया और आपका फर्स्ट डे है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि आप गए तो पहली बात, वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनके पढ़ाने की शैली से आपको प्रेरणा मिली और आपने सीखना प्रारंभ कर दिया कि उन्होंने बताया कि अधिगम क्या है, बाल विकास का प्रभाव क्या पड़ता है। तो आपने उनकी चीज़ों को सुना और उसके आधार पे आपने सीखने का प्रयास। दूसरा क्या है कि जो आपके बगल के दोस्त हैं या जो आपके ग्रुप जो हैं या जो छात्र हैं जो आपके क्लास में, उसमें कोई है कि बहुत ज़्यादा तेज़ माइंड का है, उसके हर चीज़ का उत्तर पता है। तो ये क्या हुआ कि आपको कहा वहाँ से सीखने के लिए कि ये इस क्रिया को ऐसे करता है तो इसके परिणाम इतने अच्छे होते हैं। तो ये क्या हुआ कि कई कारक मिल रहे हैं, यानी आपका जो सीखने का जो कारक है या जो आपका जो बुद्धि निर्माण हो रहा है, जो आपको इंटेलिजेंस में वृद्धि हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि कई कारक मिल रहे हैं। कहीं आपको प्रेरणा मिल रहा है टीचर से, कहीं स्टूडेंट से, कहीं हो सकता है कि कोई आपके परिवार में या कोई रिश्तेदार में कोई बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या हुआ कि आपको नहीं, अगर वो आईएएस बन सकता है तो मैं भी बन सकता, अगर उसके पास इतनी बुद्धि है तो मेरे पास भी है। तो ये जो है एक माध्यम नहीं, यानी बहुकारक, यानी एक से ज़्यादा कारक, ठीक है। अगला है कार्यात्मक शिक्षा या फंक्शनल एकेडमीज। कार्यात्मक शिक्षा से अभिप्राय उन मूल पढ़ने लिखने तथा गणित के कौशलों यानी मौलिक साक्षरता कौशल से है, जो आत्मनिर्भर रूप से जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है। आप जानते हैं कि मानसिक मंद बच्चों में समझने की क्षमता कम होती है, उन्हें सीखने में अधिक समय लगता है और वे एक स्थिति में सीखे गए कौशलों को दूसरी थोड़ी सी भिन्न स्थिति में लागू करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप बच्चे के जो शैक्षिक कौशल सिखाएं वह उसके लिए कार्यात्मक रूप यानी व्यवहारिक रूप उपयोगी हो। दूसरे शब्द में, हम बच्चे को सिखाने के लिए जो कौशल, तथ्य या संकल्पना चुनते हैं वह उसके लिए घर, विद्यालय तथा समुदाय में आत्मनिर्भर रूप से कार्य करने के लिए उपयोगी होना चाहिए। उदाहरण के लिए समझते हैं, एक 10 साल का मानसिक मंद लड़के ने अभी तक वर्णमाला के अक्षरों को पहचाना नहीं सीखा, परंतु उसके लिए निम्नलिखित कार्य कर पाना आवश्यक है, जैसे अपना नाम लिखना, पढ़ना आदि, दुकानों, अस्पतालों में साइन बोर्ड्स को पढ़ना, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें, तो देखो कार्यात्मक यानी जो बेसिक अर्थ है कि अगर आप एज अ टीचर हो, ठीक है, तो अगर जो बच्चे की जो बेसिक नीड्स है, बेसिक ज़रूरत है, जैसे उसे कुछ लिखना आना, कोई चीज़ें हो रही तो उसे समझ में आना, कोई क्रियाएं अगर उसके पास हो रही है तो उसे वो परिभाषित करना,
तो ये क्या है कि वो उसके बेसिक चीज़ें हैं और इसको सिखाना, उसको कार्य में लाना, ठीक है, कार्य में लाना, ये अगर आपने कराया तो ये कार्यात्मक शिक्षा है। अब इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि स्कूल्स में होते हैं कि कोई बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो वो चीज़ें बहुत जल्दी सीखता है, लेकिन वहीं पे कोई मंदबुद्धि है या मानसिक उत्पीड़न का शिकार है तो वो कम सीखता है। या ऐसे ही होता है कि कोई जो जैसे महिलाएं होती या बच्ची जो छोटी छोटी होती, तो वो क्या होता है कि उन्हें व्यवहारात्मक रूप नहीं मिल पाता तो वो ज़्यादा नहीं बोल पाती क्लासेस में। तो वहाँ पे क्या करना है कि आपको वो एक्टिविटीज़ करनी है, विभिन्न माध्यमों की चीज़ें करनी है, जिससे वो सारी चीज़ें करने के लिए परिपक्व हो और वो धीरे-धीरे उनमें एक समावेशी विकास हो पाए, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि उसमें जो है कार्यात्मक शिक्षा का डेवलपमेंट होगा, कार्यात्मक चीज़ें करने के लिए वो अग्रसर होगा, ठीक है? तो इसका बेसिक अर्थ वही है कि कार्यात्मक यानी कार्य में आने वाली जो चीज़ें हैं, उसका अगर आपने शिक्षा यानी अगर उसको सिखा दिया तो वो कार्यात्मक शिक्षा का एक अर्थ है, ठीक है। अगला है संकलनात्मक मूल्यांकन, यानी संकलनित आधार पे जो मूल्यांकन होता है उसका अभिप्राय है पूरा कोर्स की समाप्ति के पश्चात किए जाने वाला समग्र मूल्यांकन। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल से आप इसको समझेंगे कि जैसे आपने डीएलएड का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, या बीएड का आपने एग्ज़ाम दिया, तो उसमें क्या हुआ कि आपके जो मार्क्स है, जैसे 2000 के पेपर हुए तो किसी ने 1600 प्राप्त किए, किसी ने 1700, किसी ने 1500, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जितने स्कोर्स हुए यानी 2000 में आपने 1600 प्राप्त किए, तो ये क्या हुआ कि एक संकलनात्मक मूल्यांकन हुआ, यानी आपने जो अभी 2 साल में जो पढ़ाई की उसका संकलित रूप में इतना आपने स्कोर किया, इतना आपने अच्छा परिणाम किया, ठीक है। दूसरा आप एग्जांपल ले लो, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम है, तो अभी आप क्या कर रहे हो कि सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और आपको आइडिया नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, बस आप पढ़ रहे हो कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है, इतना स्कोर लाना है, सब अपने अपने कौशलों के आधार पे, अपने अपने इंटेलेक्चुअल्स के आधार पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट आने के बाद किसी के 140 स्कोर आएंगे, किसी के 100, किसी के 70, तो ये क्या हुआ कि आपने जो पढ़ाई की और पढ़ाई करने के पश्चात जो आपने चीज़ों को जो डिलीवर किया उसका जो परिणाम आया वो क्या हुआ कि एक संकल्प रूप में, यानी आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, आपकी अलग अलग गतिविधियाँ, उन सबको समाहित करके जो एक फाइनल रिजल्ट के रूप में आपका सीटेट का रिजल्ट आया, तो ये हो गया आपका संकलनात्मक मूल्यांकन का आधार, ठीक है। अगला है उपचारात्मक शिक्षण। शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक जो शिक्षण विधियां अपनाते हैं उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। इसके अनेक रूप हो सकते हैं। बालकों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण और उचित अभ्यास, व्यक्तिगत भेदों के आधार पर व्यक्तिगत रूप से बालक की अशुद्धियों का निवारण, उपचार गृहों अथवा भाषा प्रयोगशाला में बालकों का उच्चारण एवं भाषा संबंधी प्रशिक्षण और अभ्यास। तो देखो, उपचारात्मक शिक्षण का जो बेसिक अर्थ है उपचार करना। आप जैसे जाते होगे मेडिकल्स में या डॉक्टर्स के, तो क्या करते हैं कि आपके रोग का उपचार करते हैं, रोग का इलाज करते हैं, वही हुआ उपचारात्मक शिक्षण, यानी शिक्षण का इलाज करना। बेसिक इसका अर्थ समझ सकते हो। जैसे अगर मुझे मैथ में प्रॉब्लम है, ठीक है, और मैं मैथ का टीचर हूँ, तो मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पढ़ाऊँगा, कौन कौन सी फार्मूलाज़ को इवैल्यूएट करूँगा उसमें, या कौन कौन से विभिन्न माध्यमों से उसे सिखाऊँगा, जिससे वो मैथ के जो डर है, जो भय है, उसका उसको दूर हो और वो मैथ में एक अच्छा विद्यार्थी के रूप में उभरे। तो ये क्या होगा कि वो उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है। अब एग्जाम्पल के लिए लो कि आपको हिंदी पढ़ने नहीं आता, ठीक है, और हिंदी पढ़ने नहीं आता, तो अब इसका उपचार क्या होगा, इलाज क्या होगा? तो इसका उपचार यही है कि मैं उसको हिंदी पढ़ाना सिखा दूँ। पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि वर्णमाला क्या है, फिर छोटे छोटे शब्दों से उसका अर्थ बताऊँगा, फिर बड़े बड़े वाक्य बनाना सिखाऊँगा। तो ये क्या करो कि मैं उपचार कर रहा हूँ उसका, उसको सिखा रहा हूँ, जो चीज़ें नहीं आ रही है, जो उसकी परेशानी है उसको दूर कर रहा हूँ। तो उपचारात्मक शिक्षण का बेसिक अर्थ ये है कि उसका इलाज करना, उसका उपचार करना, ठीक है।
आपको याद नहीं रहे तो आप एग्ज़ाम हॉल में याद रखें कि हम जब डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं तो क्या कराते हैं, अपने रोग का उपचार कराते हैं। उसी तरीके से अगर किसी को हिंदी में परेशानी है तो उसका हिंदी का उपचार कर कर उसको इलाज करना और उसको हिंदी सिखाना। मैथ में है तो मैथ में उसी तरीके से, ठीक है। अगला है विवेचनात्मक सिद्धांत, ठीक है। विवेचनात्मक सिद्धांत का इसका इंग्लिश होता है क्रिटिकल, ठीक है, कॉन्सेप्ट। विवेचनात्मक सिद्धांत का अलग अलग लेखकों के लिए अलग अलग अर्थ है। समालोचना के रूप में समानता इसे आधुनिकता और आधुनिक विवेचनात्मक का और भी अर्थ होता है जैसे तार्किकता वगैरह इसी से संदर्भित है, संबंधित है। आधुनिक समाज के विकास और इसके साथ सहयोगी संस्थाओं की समीक्षा के रूप में माना जाता है। यह समाज शास्त्र के भीतर में किसी एक विचारधारा की समीक्षा भी हो सकती है अथवा समाज शास्त्र और समग्र रूप से समाज विज्ञान की समीक्षा भी हो सकती है। विवेचनात्मक सिद्धांत का बहुत बड़ा मार्ग कला और संस्कृति की विवेचना से जुड़ा है। विशेष रूप से यह उपभोक्ता संस्कृति आदि से संबंधित है। तो देखो, विवेचनात्मक सिद्धांत का बेसिक अर्थ है कि जो चीज़ें जो आप जानते हो, ठीक है, जो चीज़ें आप जानते हो तो उसको कैसे आप आधुनिक युग में यानी जो वर्तमान युग के जो चीज़ें हैं उसके साथ समन्वय बैठाते हो, ठीक है। यानी आपको जो चीज़ें आती है और उसी को आधार बनाकर आपको समाज के अन्य पहलुओं पर भी केंद्रित करना है। यानी जो पिछली जो पृष्ठभूमि है उसको आधुनिक नए रूप में उसको स्थापित करना ही विवेचनात्मक सिद्धांत है। अगला है निदानात्मक परीक्षण यानी निदान करना। ये भी उपचारात्मक के तरह ही है। उपचारात्मक का दूसरा रूप है उपचार, निदान, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो इसका अर्थ है कि छात्र ने किसी विषय से संबंधित पाठ्य वस्तु को कितना सीखा है, उसे निष्पत्ति यानी उपलब्धि कहते हैं। इस प्रकार निष्पत्ति परीक्षणों द्वारा यह विदित होता है कि छात्र ने कितना सीखा है। इन परीक्षणों से यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि जो नहीं सीख सके उसका क्या कारण है। इसके लिए निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक निष्पत्ति यानी उपलब्धि मापन की दृष्टि से निष्पत्ति परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण एक दूसरे के पूरक है। शैक्षिक मापन के प्रत्यय को एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक गिलास में 60 पानी से भरा हुआ है 60%, यह उसकी निष्पत्ति है यानी उपलब्धता है, और 40% खाली है। खाली होने के कारण निदान करने से विदित होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे 60% एक गिलास भरा हुआ गिलास है और 40% एक खाली हुआ है। तो इसे क्या करना है कि निदान यानी इसका कैसे उपचार करना है। अब भरा हुआ उससे भी तात्पर्य नहीं और खाली है उससे भी नहीं, ठीक है। तो शैक्षिक मापन के लिए निष्पत्ति परीक्षण यानी उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण दोनों ही आवश्यक हैं। तो देखो, बेसिक अर्थ जो है निदानात्मक परीक्षण का वो यह है कि बच्चों की अगर कोई समस्या है, अगर जैसे उसे पढ़ने में समस्या आ रही है, लिखने में समस्या आ रही है, कोई क्रिया वो कर रहा है तो उसमें वो सफल नहीं हो रहा, उसमें समस्या आ रही है, या फिर दूसरा हो सकता है कि जैसे सामाजिक समन्वय बैठाने स्थापित करने में समस्या। तो देखो, जो भी यहाँ पे बेसिक अर्थ है कि अगर समस्या आ रही है या कोई चीज़ करने में अगर वो असफल हो रहा है विद्यार्थी, तो आपको वहाँ पे ये नहीं कहना कि आपने इस फील्ड में या इस एक्टिविटी में उपलब्धि प्राप्त नहीं की और आपने ये चीज़ें गलत की, बल्कि आपकी अवधारणा यह होना चाहिए कि आपको उसका निदान करना है, उसको सही करना है कि कोई बात नहीं, अगला बार जब होगा तो आप इससे बेहतर करोगे, या उसको ये चीज़ें बताएंगे कि वो इसे और बेहतर रूप से कर सकें, ठीक है। तो निदानात्मक का बेसिक अर्थ यही होता है। अगला है संवेगात्मक यानी इमोशनल। इसका विकास क्या होता है, इसका उदाहरण के माध्यम से इसमें दिया हुआ है कि स्वाति बहुत प्रसन्न है, आज उसका परीक्षा फल घोषित हुआ है और उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह
उल्लासनोमादित है, यानी उल्लास मतलब खुशी का पल है, किंतु उसका मित्र परनय दुखी है क्योंकि उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। उनके मित्रों में कुछ स्वाति की उपलब्धियों से ईर्ष्या का अनुभव कर रहे हैं। जीवन अपनी आशा के अनुरूप प्रदर्शन न कर पाने के कारण अपने आप से क्रुद्ध यानी क्रोध व दुखी है क्योंकि उसके माता पिता काफ़ी निराश हैं। तो देखो बेसिक और दिया हुआ है इसका, ये सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि क्या होता है नहीं होता है। तो देखो संवेगात्मक का मतलब होता है कि इमोटिव, इमोशनल। अगर कोई चीज़ें होती है तो अगर आपके साथ अच्छा हुआ तो आप क्या होते हो कि एक सकारात्मक संवेग रखते हो, यानी सकारात्मक पॉजिटिव इमोशन रखते हो। अगर आपके साथ कोई चीज़ें गलत हुई या आपके अनुसार वो प्रतिकूल हुआ यानी वो विपरीत हुआ, तो ये क्या होता है कि आपके जो संवेग है या जो इमोशनल है वो निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो बेसिक अर्थ है कि जिन परिस्थितियों में आपके अनुसार आपके अनुकूल परिणाम हो तो वो जो संवेगात्मक है, जो इमोशन बनता है वो पॉजिटिव इमोशन बनता है, और अगर विपरीत हो तो निगेटिव बनता है। तो संवेग का मतलब यही है कि जो क्रियाएं आपके साथ होती है या जो घटनाएं आपके साथ घटित होती है उसका क्या स्वरूप होता है। ठीक है, वो प्रदर्शन के आधार पे, क्रियाओं के परीक्षा परिणाम पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मानक है इसी के आधार पे संवेगात्मक यानी इमोशनल, इमोटिव का निर्धारण होता है। अगला है रचनात्मकता का सिद्धांत। तो अभी हमने पीछे देखा कि रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। जैसे क्या आप कोई चीज़ें कर रहे हो तो उसमें अलग अलग करने से प्रयास करते हो। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो बहुत से लोग डायरेक्ट में फॉर्मेट में आंसर राइटिंग करते हैं, लेकिन बहुत से उसमें क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बना देते हैं या कोई पॉइंट में लिखते हैं। या अभी मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया, कबड्डी का एग्जांपल दिया, या कोई ड्राइंग बनाते हैं तो कोई क्या होता है डायरेक्ट घर बनाते हैं, बट कोई क्या होते हैं कि उसमें क्रिएटिविटी करके घर में खपड़ा डाल देते हैं या कोई आईना बैठा देते हैं। तो ये सब रचनात्मकता है, यानी कुछ आप अलग करने का प्रयास करते हो। अगला है निगमनात्मक या आगनात्मक, यानी आना। ठीक है, पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के दो ढंग हो सकते हैं। एक में छात्रों की कोई समान सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं, या दूसरे में पहले अनेक उदाहरण देकर छात्रों से कोई समान नियम निकलवाया जाता है। पहली विधि को निगमनात्मक और दूसरी को आगमनात्मक शिक्षण कहते हैं। ये विधि व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। देखो निगमनात्मक का बेसिक अर्थ है कि अगर कोई चीज़, जैसे कोई सिद्धांत है, जैसे सिद्धांत का मतलब है कि क्रिकेट, तो क्रिकेट एक आप कॉन्सेप्ट मान लो। ठीक है, क्रिकेट है तो क्या हुआ कि क्रिकेट के बारे में पहले आपने बता दिया और उसके बाद आपने उदाहरण दिया कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, क्रिकेट के क्या नियम है। तो ये क्या हुआ, निगमनात्मक, यानी वो पहले से आता था और उसको हमने बताया अलग अलग रूप में, अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से। दूसरा है आगमनात्मक, यानी वो आने की जो क्रिया है। जैसे आपने बता दिया कि क्रिकेट की ये खूबियाँ है, क्रिकेट की ये चीज़ें होती है, लेकिन आपने बताया नहीं कि एक्चुअल क्रिकेट होता क्या है। तो पहले आपने उदाहरण देकर समझा दिया और फिर आपने कॉन्सेप्ट रखा, यानी क्रिकेट है क्या। तो ये क्या हुआ, आगमनात्मक, यानी जो चीज़ें आने वाली है। ठीक है, या जो आता है। अगला है संशोधनात्मक तथा विश्लेषणात्मक। दूसरे दृष्टिकोण से शिक्षण विधि दो अन्य प्रकार से होते हैं। पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा हो कि पहले अंकों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। जैसे हिंदी में पढ़ाने में पहला वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनवाए जाते हैं। परंतु यदि पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाया जाए तो वो विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी। तो देखो बेसिक जो अर्थ है संश्लेषणात्मक विधि का, वो है कि जो चीज़ें हम करते हैं वो एक क्रम वाइज करते हैं, यानी एक क्रमानुसार करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ें करनी है, अभी इसमें जैसे दिया वर्णमाला सिखाकर वाक्य बनाने का, वैसे ही आप दैनिक जीवन का उदाहरण ले सकते हो। जैसे कि आपको कोई अच्छे कपड़े पसंद आ गए, ठीक है, तो आपने मार्केट में देखा तो आपने क्या किया कि आपने रेमंड का एक कपड़ा लिया। ठीक है, रेमंड का पहले आपने कपड़ा खरीदा, फिर आपने दर्जी के पास दिया, फिर उसको सिलाई और फिर जाकर आपने पहना।
ठीक है, ये दैनिक जीवन का उदाहरण है। जैसे आपको कोई पकवान आपको सीखनी है, तो पहले आपने क्या किया कि पहले कोई जिनको पकवान बनाने आती है या यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च करने कि आपने पकवान की जानकारी ली, फिर उसे सीखा और फिर जो उसमें प्रोडक्ट बताए गए थे उसे आपने मार्केट से मंगवा कर फिर उसी तरीके का पकवान बनाने का प्रयास किया। तो ये क्या है, संश्लेषणात्मक यानी क्रियात्मक रूप से जो चीज़ें करके परिणाम आती है। और दूसरा है विश्लेषणात्मक। जैसे विश्लेषणात्मक का अर्थ है कि जो चीज़ें घटित हो चुकी है या जो चीज़ें, जैसे इसमें दिया हुआ कि पहले वाक्य बनाकर सिखाते हैं और फिर अंत में वर्ण सिखाते हैं। जैसे इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे लिख दिया कि राम आम खाता है, तो पहले इसने वाक्य लिख दिया और फिर इसमें बताया कि राम नाउन है, फिर वैसे आम एक ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे ही करके फिर खाता है वर्ब। तो इस तरीके से जो चीज़ें सिखाई, ठीक है, यानी पहले जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट उसको आपके सामने प्रस्तुत किया और फिर उसके अलग-अलग रूप को खंड को उन्होंने समझाने का प्रयास किया, विश्लेषण करने का प्रयास किया, उदाहरण देगा, तो वो विश्लेषणात्मक है, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है, निगनात्मक की जगह संश्लेषणात्मक रख दो, आगमनात्मक की जगह विश्लेषणात्मक, दोनों की एक ही चीज़ है। अगला है वस्तु विधि। शिक्षण का एक प्रसिद्ध सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। वास्तव में हमें बाह्य संसार का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, जिनमें नेत्र प्रमुख है। किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही इसे हम उसको समान परिचय मिल जाता है, अतः मूर्त वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है। इसलिए आरंभ से वस्तु विधि का सहारा लिया जाता है, अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। यहाँ तक कि अमूर्त को भी मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे 3 और 2 को 5 को समझाने के लिए पहले छात्रों के सम्मुख 3 गोलियां रखी जाती है, फिर उनमें 2 गोलियों को मिलाकर सबको एक साथ गिनाते हैं, तब 3 और 2 को 5 को स्पष्ट करते हैं। जैसे वस्तु विधि का अर्थ है कि कोई चीज़ अगर आप बताना चाहते हो या कोई चीज़ वस्तु है उसके विधि को आप बताना चाहते हो कि कैसे सीखना है, यानी कोई आप एग्जाम्पल, जैसे इसमें दिया हुआ कि 5 सिखाने के लिए, उसी तरीके से आप क्रिकेट खेलने के संदर्भ में, जैसे पहले आपने क्या किया कि क्रिकेट का एक क्रीज बना दिया, आपने पिच तैयार कर दी, उसके बाद आपने क्या किया कि बैट लाया, फिर बॉल लाया और फिर आपने सिखाया कि बैट है और ये बॉल है, और फिर उसके बाद आपने शॉट मारकर सिखाया कि इस प्रकार से क्रिकेट खेली जाती है। तो ये मानी कोई वस्तु है, उसके विधि को परिभाषित करना वस्तु विधि कहलाता है, ठीक है। दृष्टांत विधि ये नहीं पूछता है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कथन विधि या व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि का अर्थ है कि जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ और उसे कैसे हल करना है उसकी विधि को बता रहा हूँ, इसी को व्याख्यान विधि कहते हैं। अगला है अनुभवात्मक शिक्षण। यह शिक्षण प्रक्रिया का एक समग्र प्रारूप है और विकास का बहुरैखिक प्रारूप भी, जिसमें दोनों ही इस बात से संबंध रखता है कि इंसान को सीखने, बड़ा होने और विकास करने के बारे में कितना जानते हैं। इस शिक्षण को अनुभवात्मक शिक्षण इसलिए कहते हैं ताकि सीखने की प्रक्रिया में अनुभव की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया जा सके। तो बेसिक अर्थ है जैसे अनुभवात्मक शिक्षण, यानी आप अभी तो हम लोग सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सीटेट का ही आप एग्जांपल, जैसे आप एज ए टीचर आप किसी स्कूल में नियुक्त होते हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि जो बच्चे हैं, जैसे 5 क्लास में आपने पढ़ाने के लिए आपको भेजा गया, तो यहाँ क्या है कि 5वीं क्लास की एक पाठ्य पुस्तक होगी, एक सिलेबस होगी और कैसे पढ़ाना है वो उसमें नियम बताए गए होंगे बुक में, ठीक है। और दूसरा, आपने डीएलएड सीख कर आया, यानी आप अनुभव लेकर आए हो कि आपको कैसे सिखाना है। और यहाँ पे एक और अनुभव है कि 5वीं क्लास में जब आप पढ़े थे तो आपको किस तरीके से पढ़ाया गया था। तो आपने क्या किया कि अपने अनुभवों को सम्मिश्रण यानी उसके साथ जोड़ा जो सिलेबस है, और उन अनुभवों के आधार पे जो बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को सिखाया, उसे अनुभवात्मक शिक्षण कहते हैं।
अगला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है परिप्रेक्षा, जांच पड़ताल, इंक्वायरी और अधिगम। तो देखो जांच पड़ताल का जो यहाँ पे जो अर्थ है, जो जांच पड़ताल सिद्धांत का है, वो है बेसिकली कि जो विश्लेषण वगैरह करते हैं, ठीक है, या जो चीज़ें हम करते हैं, जो क्रिया करते हैं, या अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो वर्णित करते हैं, तो उन सब जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसी को आधार बनाकर कोई परिणाम निकालना, ठीक है, तो उसी को परिप्रेक्षा कहते हैं, ठीक है। अधिगम का संबंध उससे वही है। अगला है ज्ञानात्मक शिक्षण। मनुष्य परीक्षण, निर्देशन ग्रहण करने और दूसरों के आचार की नकल करने से कहीं ज़्यादा प्रभावी तरीके से सीखता है। ज्ञानात्मक शिक्षण सुनने, देखने, स्पर्श करने या अनुभव करने का परिणाम है। तो देखो बेसिकली ज्ञानात्मक शिक्षण क्या है कि जो आप ज्ञान अर्जन करते हो, जो ज्ञान आप किसी माध्यम से ग्रहण करते हो, इसका कई कारक है, जैसे आपने अभी इसमें देखा भी कि सुनने से हो सकता है, देखने से हो सकता है, नकल करने से हो सकता है, या किसी द्वारा बताई गई विधि को अपनाने से हो सकता है। विभिन्न माध्यम है जिससे आप ज्ञान प्राप्त करते हो, वही ज्ञानात्मक शिक्षण विधि है। अगला है संलग्नता या एंगेज। इस गतिविधि में अतीत और वर्तमान के सीखने के अनुभवों को जोड़ा जाता है और उसके आधार पर छात्रों के विचारों पर मौजूदा गतिविधियों के संदर्भ में ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो बेसिक अर्थ ये हुआ कि जैसे आपका जो अतीत में जो आपने सीखा और जो वर्तमान में आपके जो परिणाम आए, ठीक है, यानी जो 4th क्लास में जो आपके सीखने की दर थी और 10th क्लास में जो सीखने का दर है, इसके जो दोनों मध्य में जो आपने तीव्रता प्राप्त की सीखने में, या फिर आप में और कमी आई सीखने में, तो इसी को संलग्न करना, यानी उसी को आधार बनाकर उसका परिणाम निकालना। संलग्नता यानी संलग्न, यानी दो चीज़ों को जोड़ना या दो क्रियाओं को आपस में मिश्रण करके उसका परिणाम नहीं। संलग्न से ही आपको समझ, संलग्न यानी सन यानी जोड़ना, ठीक है। अगला है अन्वेषण यानी एक्सप्लोर। अन्वेषण का अर्थ क्या है? अन्वेषण, इसमें छात्र विषय का और गहन अन्वेषण करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि छात्रों को अपने तरीकों से चीज़ें समझने का मौका मिलता है और उन्हें कोई निर्देश जारी नहीं किया जाता। उन्हें कुछ दिशा की बस ज़रूरत होती है और अध्यापक ज़रूरी सवाल पूछकर उनके संवाद को सुनकर यह सुनिश्चित करेंगे कि वो अपना काम में लगे रहें। इस देखो अन्वेषण का अर्थ है इनोवेशन, यहाँ पे ये भी एक्सप्लोर, यानी आप चीज़ें ज़्यादा सीख रहे हो, आप अपने गतिविधियों को और ज़्यादा व्यापकता ला रहे हो, अब और ज़्यादा व्यापकता दे रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे आपने सीखा कि मूल अधिकार क्या होता है, ठीक है, या आपने सीखा कि बाल विकास क्या होता है, तो आपको एक बाल विकास का बेसिक आइडिया दे दिया जाता है। लेकिन आप क्या है कि आप इसमें आपकी रुचि जाएगी कि अरे बाल विकास होता है क्या, इसके बारे में और जानना है। तो आपने क्या किया कि अब बाल विकास के अर्थ समझा, अब उसके बाद समझेंगे कि इसकी विशेषता क्या होती है, फिर देखें कि बाल विकास के कौन कौन से घटक होते हैं और इसका नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव क्या होता है। यानी आप एक ही चीज़ को कई माध्यमों से सीखने के लिए उत्साहित होते हैं और उसे जानने के लिए इच्छुक होते हैं। तो ये क्या हुआ कि एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी आप अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए और ज़्यादा आप चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं और उसके प्रति संवेदनशील हो रहे हैं, ठीक है। तो वही होता है अन्वेषण, यानी खोज करना, इनोवेशन करना। जैसे किसी साइंटिस्ट द्वारा किसी चीज़ की अन्वेषण करना, ठीक है, जैसे एडिशन के द्वारा बल्ब का अन्वेषण करना, खोज करना। तो क्या होगा, पहले उन्होंने कोशिश किया होगा बल्ब बनाने का, फिर उनमें जागरूकता है कि यार बल्ब कैसे बनता है, इसमें लाइट कैसे, तो क्या उन्होंने एक्सप्लोर करना चालू कर दिया, लास्ट में वही इनोवेशन के रूप में सामने आता है। तो अन्वेषण का जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं इनोवेशन यानी खोज है, ठीक है। व्याख्यान या एक्सप्लेन, अभी हमने समझा कि व्याख्या क्या होता है। विस्तार का मतलब वही अन्वेषण से ही आप कर सकते हो, या एलोबरेट का मतलब वही होता है कि नई नई माध्यमों को आप अपने शिक्षण विधि में जोड़ते हो। मूल्यांकन अभी हमने देखा, विस्तार वही सेम चीज़ है। मानक स्टैंडर्ड, देखो मानक का जो अर्थ है, पहले इसका अर्थ इसमें समझ लेते हैं।
स्टैंडर्ड को फिलहाल पाठ योजना के मुताबिक चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। इस खंड में पाठ का राज्य प्रांत राष्ट्रीय मानकों के साधन का मिलान किया जाता है और वो उनके मुताबिक है या नहीं। तो बेसिक देखो, मानक स्टैंडर्ड यानी एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे परीक्षा का जो लेवल है, जैसे परीक्षा का जो स्टैंडर्ड है, सीटेट का स्टैंडर्ड, वो क्या है कि आपको 12th पास करने हैं, डीएलएड के एग्ज़ाम पास करने हैं या अपीयरिंग होने हैं। तो ये क्या हुआ, एक मानक है, एक उसका स्टैंडर्ड है और इसी के आधार पे आप सीटेट के एग्ज़ाम में बैठते हो। ठीक है। अगला है सहकारी शिक्षण। अध्यापन रणनीतियों में सहकारी शिक्षण की रणनीति पर सबसे ज़्यादा काम किया गया है। नतीजे बताते हैं कि जिन छात्रों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है, उन्हें ज़्यादा सक्षम तरीके से तेज़ी से ज्ञान प्राप्त किया है। देखो, सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव एजुकेशन, यानी आप किसी के साथ कितना कोऑपरेट होते हो, कितना ज़्यादा उसके साथ मिलनसार होते हो। जैसे आप कोई टीचर हो और कोई बच्चा है, उसको नई नई चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है, वो नई नई चीज़ें करने के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो आपने क्या किया कि आपने उसका कोऑपरेट किया और उसको क्या किया कि कोऑपरेट के माध्यम से उसको प्रोत्साहन दिया। तो उसका क्या हो, सहकार, यानी सहकारिता का या सहकारी, दोनों का अर्थ वही है, माने आपने उसमें सहयोग दिया। ठीक है, तो वो हो जाएगा सहकारी शिक्षण। सीखने की शैली में जैसे दृष्टिगत शिक्षण, जिसे देखकर सीखे जाते हैं। ठीक है, देखकर सीखने में आपके आ जाएंगे डायग्राम, पुस्तक के चित्र, वीडियो, फ्लिप चार्ट, हैंड आउट, ये सब दृष्टिगत शिक्षण का उदाहरण है। श्रावणिक शिक्षार्थी यानी सुनकर जो सीखते हैं, जैसे अर्थ की व्याख्या करना, आवाज़ की टोन बढ़ाना, पिच करना, गति व अन्य गुणताओं को आधार पर करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें टेप रिकॉर्डर का उपयोग करना, रेडियो का उपयोग करना, तो ये सब क्या है, श्रावणिक शिक्षार्थी का या शिक्षण का क्या बोलते हैं, उदाहरण है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। काइनेस्थिक शिक्षार्थी स्पर्श। अगला है बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील, अर्थात बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। तो बाल केंद्रित का मतलब है कि अगर बच्चे को किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि उनके चीज़ों को करने में जो उसको आनंद आ रहा है, उसको क्या करेंगे, उसको केंद्र में रखकर और उसी को आधार बनाकर आप उसे कोई चीज़ पढ़ाएंगे या कोई चीज़ सीखने के लिए प्रोत्साहन देंगे। तो यानी बालक को केंद्र में रखकर जो क्रियाएं की जाती है वो बाल केंद्रित है। ठीक है। अगला है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन का मैं बेसिक तात्पर्य बता देता हूँ, ऐसे मैंने इनको बहुत ही एक्सप्लेन से अन्य वीडियो में मैंने बताया। देखो, पर्यावरण अध्ययन का मतलब ये है कि पर्यावरण का क्या मूल्य है, पर्यावरण का क्या हमारे समाज पे प्रभाव है, बच्चों को पर्यावरण के प्रति कैसे जागरूक रहना है और उनके संरक्षण के लिए उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो पर्यावरण का बेसिक अर्थ यही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लो, अगर आप स्कूल में आपके कोई पेड़ लगा हुआ है, तो आप क्या कह रहे हो कि बच्चों को बता रहे हो कि अगर ज़्यादा पेड़ लगाएंगे हम इसी तरीके से अपने घरों पे या विद्यालय में, तो इससे क्या होगा कि प्रदूषण कम होगा, इससे क्या होगा कि वातावरण स्वच्छ रहेगी। तो ये क्या हो रहा है कि आप पर्यावरण अध्ययन जो है इसको विस्तार दे रहे हैं और पर्यावरण के बारे में उसे बता रहे हैं। तो यही होता है, इसका प्रभाव होगा। जैसे अगर पर्यावरण अध्ययन का जो पर्यावरण है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर पर्यावरण में हम अत्यधिक रूप से किसी पेड़ की कटाई करते हैं या पेड़ में अत्यधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जित करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में संशोधनों का दहन करते हैं, तो ये क्या होगा कि पर्यावरण पे दुष्प्रभाव पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बहुत सारे पेड़ लगाते हैं या इलेक्ट्रिक बाइक्स का या इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स का हम प्रयोग को बढ़ावा देते हैं या अत्याधुनिक बल्ब वगैरह पे बढ़ावा देते हैं, एलईडी बल्ब वगैरह, तो ये सब क्या है कि हम पर्यावरण को बैलेंस, संतुलन बनाने की एक क्रिया है। तो यही पर्यावरण अध्ययन का बेसिक अर्थ यही कि पर्यावरण के संदर्भ में जो अच्छा है उसका क्या है और उसका क्या निगेटिव प्रभाव पड़ता है जो मानवीय क्रियाएं द्वारा किया जाता है। अगला है सतत मूल्यांकन।
अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, यानी सतत का मतलब है कि निरंतर, वो हमेशा चलते रहने वाली है, वो शुरू से लेकर शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, माने वो सतत चल रहा है। ठीक है। व्यापक का अर्थ है कि एक पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है, और व्यापक का अर्थ है विस्तार, यानी जो क्रिया जो चल रही है, अगर शारीरिक वृद्धि हो रही है तो उसको और विस्तार देना और वो उसका लंबाई में वृद्धि करना, तो ये व्यापक संतुलन का मूल्यांकन का एग्जाम्पल है। अगला है समावेशी शिक्षा। देखो, समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी के विकास को सुनिश्चित करना। जैसे जैसे अगर रोजगार है तो रोजगार में हम क्या कर रहे हैं कि सभी के रोजगार कैसे सुनिश्चित हो। जैसे अगर कोई महिला है तो अगर वो पढ़ी लिखी तो उनको रोजगार देना, अगर कोई मजदूर है तो उनको रोजगार करना, वो नहीं पढ़े लिखे हैं। कोई स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके रोजगार मुहैया करना। दूसरा है कि शिक्षा और कौशल में अवसर देना, यानी अगर कोई बच्चा है, कोई गरीब है, तो उसे हम कैसे शिक्षा को उसको करेंगे, तो उसके लिए सरकार ने प्रावधान किया अनुच्छेद 21 से। तो ये क्या हुआ कि उसके भी शिक्षा का मुफ्त में हम प्रावधान करें कि आप भी शिक्षा से वंचित नहीं रहो। तो ये क्या हो रहा है कि समावेशी विकास का उद्धार हो रहा है। ठीक है। कौशल है तो अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री के द्वारा स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाया जाए, तो क्या है कि इससे जो भी अनस्किल लोग हैं, जिनके पास कोई कला नहीं है कोई चीज़ करने की, तो उसको सिखाकर उनको भी एक व्यवस्थापित या स्थापित जीवन देना। तो ये सब क्या समावेशी, यानी सभी को लेकर सभी के विकास को सुनिश्चित करना, वो चाहे किसी भी फील्ड हो। महिलाओं की भागीदारी अगर कहीं कम हो रही है तो उसको आरक्षण के माध्यम से, या हो सकता है उसको स्कूल में अत्यधिक प्रोत्साहन देकर, या शिक्षा के क्षेत्र में अलग से विद्यालय खोलकर, यानी जैसे भी हो, अगर किसी की विकास में कोई चीज़ बाधा आ रही तो उसको दूर कर कर उसे भी सभी के तरह समान विकास सुनिश्चित करना ही समावेशी विकास का लक्ष्य है। अगला है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां आदि सीखता है। जैविक अस्तित्व में सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से होता है। वह संस्कृति को आत्मसात करता है। देखो, समाजीकरण का बेसिक अर्थ है कि जैसे सामाजिक क्रियाएं क्या है, जैसे सामाजिक बंधन क्या है, समाज में व्यवहार कैसे करना है, समाज के जो रीतियां हैं या समाज के जो अलग अलग जो क्रियाएं हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर समाज के लोग अच्छे नहीं हैं तो उसका क्या होगा कि बालक पे समाजीकरण का गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर उसके आसपास के लोग अगर अच्छे कर रहे हैं, कोई अगर आपके समाज के लोग, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, तो क्या होगा कि आपके भी मन में जो सामाजिक उद्धार हो रहा है उसके प्रति आपका सम्मान बढ़ेगा, और आपके भी मन में ये आएगा, विचार आएगा कि मैं भी उससे और बेहतर करूं। तो ये क्या हो रहा है, समाजीकरण है। ठीक है, यानी समाज का जो प्रभाव आप पे पड़ता है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसी के साथ हमने लगभग सभी आयामों को देखा, और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, और लगभग सभी चीज़ों को हमने इस वीडियो में देखा है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएंगे, और जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे उसको हल करने में इस वीडियो से आसानी हुई होगी। और आप प्रयास करें कि इन वीडियो को एक बार में समझ में नहीं है, डबल देखें, ट्रिपल देखें, और इसी के माध्यम से आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं। डेफिनेटली आपके जो रिज़ल्ट हैं वो सकारात्मक होंगे, और आपने मेहनत की है तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।